हम लोग शुरू कर रहे हैं इस कहानी को जिसका नाम है तिरिच। तिरिच आपको दिख रहा होगा, तिरिच। ये कहानी जो है कवि के खुद के लाइफ स्टाइल के ऊपर बनाया गया कहानी है। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक हैं कौन? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश इन कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था सीतापुर में। सीतापुर में ना, हाँ सीतापुर में, अनूपपुर। और ये पड़ता है कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। वैसे सीतापुर एक उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी एक सीतापुर है और एक अनूपपुर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कुछ ऐसे दिखता है तिरिच। आपको बता दिया गया यहाँ पे कुछ ऐसे तिरिच दिखता है और इसकी जो जीभ है ऐसे ऐसे फड़फड़ाते हैं। और बिल्कुल आप जो लिजार्ड देखते हैं अपने भाषा में, अपने देसी भोजपुरी भाषा में लिजार्ड यानी छिपकली देखते हैं, उसी टाइप का ये होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज में होता है। इसको लोग विषखापर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषखापर। विषखापर भी कहते हैं लोग इसको। यानी माना जाता है कि 100 काले नाग के जो विष होते हैं उतना इसमें पाया जाता है, ऐसा लोग का धारणा है, माना जाना है ऐसा। ठीक है, तो कवि उदय प्रकाश भी ये मानते हैं कि मेरे सपनों का हिस्सा है। ये जो कहानी है कवि उदय प्रकाश के सपने का एक हिस्सा है और उनके पिताजी पर घटित एक घटना है, उसका हिस्सा है ये कहानी। कहानी शुरू करने से पहले इनके कुछ पात्र हैं, उनको जल्दी से शॉर्ट में हम लोग समझ लें कि लेखक होते हैं, लेखक के पिताजी चुटुआ नाई होता है जो झाड़ फूक का काम करता है। पंडित राम अवतार होते हैं जो ज्योतिषी वैद्य होते हैं। नंदलाल होते हैं, गांव के मास्टर साहब होते हैं, इनका भी भूमिका है कहानी में। राम स्वारथ प्रसाद भी हैं इस कहानी में, उनका भी भूमिका होता है। और ये राम स्वारथ कोई और नहीं होता है, ये खुद कौन होते हैं? लेखक के पिता। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल देगा कि आपने तो पढ़ाया अबाउट अथर में लेखक के जीवनी के बारे में कि लेखक के पिता का नाम प्रेम सिंह है, पढ़ा ना आप लोगों ने? प्रेम कुमार सिंह है, लेकिन यहाँ पे राम स्वारथ काहे आ गया? तो आपको रियली चीज़ बता दें कि कवि लोग जो होते हैं ना वो दूसरों के घटनाओं को अपने ऊपर लेते हैं तो कहानी ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। तो हो सकता है इनके रिलेशन में ये घटना घटी हो और ये अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि हम लोगों को और ज़्यादा मज़ा आने लगे इस कहानी में, ज़्यादा इमोशनल हम लोग हो जाएं, ज़्यादा इंटरेस्ट बना लें। और फिलहाल आपके बुक में अपने ऊपर ही दिया गया उदय प्रकाश का ये कहानी है, तो हम लोग उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उन्हीं के बारे में, और कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा जासूस नहीं करेंगे उनका कि क्या है रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को कहानी से मतलब है, कहानी पढ़ लेना है। तो राम स्वारथ प्रसाद ये हेडमास्टर होते हैं, भूतपूर्व यानी बीते हुए समय के ये हेडमास्टर हुआ करते थे और गांव के प्रधान भी हुआ करते थे। ये कौन? राम स्वारथ प्रसाद। और इनका हुलिया भी बताएंगे, कैसे दिखते हैं, कितने साल के, सारी चीज़ बताएंगे। फिलहाल अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ये थानू जो उदय प्रकाश यानी लेखक के बहुत जिगरी दोस्त होते हैं, थानू। उसके बाद गणेशवा मोची, इन्हीं के गांव के बगल वाला एक दुकानदार होता है जो मोची का काम करता है, जूता होता बनाने का काम करता है, तो इसका नाम होता है गणेशवा मोची। इसका गणेशवा मोची से प्रचलित नाम है। महत्वपूर्ण तथ्य है कहानी में, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे हम उसको यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। फिलहाल आप पात्र को जान लिए, अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी वहाँ से शुरू होता है। लेखक अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि हमारे पिताजी 55 साल के हो चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने बहुत मेहनत करके इस कहानी को अपने सरल भाषा में किया हुआ है और पूरे लंबे चौड़े कहानी को हमने बहुत शॉर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका कोई ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है जो नहीं बचेगा, सबके सब आप कर पाएंगे। कहानी शुरू होता है लेखक के पिताजी से। ध्यान से सुनना। 55 साल के होते हैं ये व्यक्ति और ये कम बोलते हैं।
मितभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। कम बोलने का कारण लेखक बताते हैं कि इनके मुंह में तंबाकू का होना, खैनी का होना, मुंह में हमेशा खैनी दबाए रहते हैं, तो बोलना इनको कम पड़ता है, कम बोलते हैं। ये वास्तव में भी कम बोलते हैं ये, लेकिन इनमें सारे भाषाओं का ज्ञान था, ये सारी भाषा जानते थे। एक बार क्या होता है, कवि अपने बहन के साथ और ये इनके पिताजी के साथ घूमने जाते हैं बाहर के तरफ, तो इनकी बहन तरह तरह का सवाल पूछते हैं इनके पिताजी से, और इनके पिताजी को आंसर देने से पहले ये कवि खुद, कवि लेखक समझ सकते हैं इसको, कवि नहीं लेखक बोलिए इसको, तो ये लेखक जो हैं वो खुद इनका आंसर दे देते हैं। यानी अपने पिताजी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलने देना चाहते हैं? ये सोचते हैं कि इनको कष्ट ना हो, ये कम बोलते हैं तो इनको कष्ट ना हो। और वैसे भी उनकी बहन अच्छे अच्छे सवाल पूछती थी, आसान आसान, कि पिताजी वो बताओ उस पेड़ पर कौन सा चिड़िया बैठी है, उसका ये नीला गर्दन क्यों है? तो ये लेखक बताया कि नीलकंठ उसे बोलते हैं, दशहरा के दिन देखना शुभ माना जाता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं, लेखक उनके मुंह की बात छीन करके अपने पिताजी को नहीं बोलने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आदत से मजबूर हैं, खैनी लिए हुए मुंह में, तंबाकू लिए हुए हैं, नहीं बोल पाएंगे, और डरते भी थे कि बार बार बुलवाते कहीं गुस्सा ना आ जाए इनको, तो इसलिए वो पहले ही बोल देते थे। और लेखक भी डरते थे कि कहीं हम गलत उत्तर ना दे दें और इनको बोलना ना पड़ जाए कि सही क्या है, इस बात से भी डरते थे। और गांव के बच्चे भी चूंकि हेडमास्टर थे तो इनसे और भी लोग डरते थे। और जो व्यक्ति नहीं बोलता है ना, उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। जो व्यक्ति भच्चर भच्चर जो बोलता है, वचाल होता है, उसे कोई नहीं डरता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं डरता है, गंभीर रहता है, नहीं कुछ ज़्यादा बोलता है, उसे सब कोई डरता है। ठीक है, तो ये कवि भी कहते हैं कि हम अपने पिताजी पे गर्व करते हैं, वो सारे भाषाओं के जानकार थे, उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन पे हमें गर्व है क्योंकि वो सारे भाषाओं के जानकार हैं। उनसे सभी कोई डरता भी था, उनका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि गांव के प्रधान भी वो रहे थे। अब क्या होता है, एक बार ये लेखक के पिताजी अकेले में जाते हैं जंगल में, तो तिरिछ काट लेता है इनको। तिरिछ नाम का जो एक जीव है, बिस्खाफर आपको हमने बताया ऐसे कुछ दिखता है, ये काट लेता है लेखक के पिताजी को। लेखक के पिताजी घर आते हैं, पट्टी बंधा होता है इनके पैरों में। लेखक देखते हैं और पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ। गांव के धीरे धीरे सब लोग जमा हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो ये बताते हैं कि हमको तिरिछ ने काट लिया। और लेखक उदास हो जाते हैं इस बात से, विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि उनके सपने में भी तिरिछ आया करता था। और तिरिछ ऐसे नहीं आता था, इनको पूरा हालत खराब करके छोड़ देता था सपने में ही। मतलब जब लेखक सो जाते थे तो इनके सपने में एक घनघोर जंगल आता था, एक छोटी सी पहाड़ी आती थी, एक नदी का किनारा आता था। उस नदी के किनारे पर जाते थे सपने में, तो एक पहाड़ी से निकलता हुआ, पहाड़ी के जो दरार है उससे निकलता हुआ एक बिस्खाफर यानी तिरिछ निकल के आता था। और ऐसा नज़र से देखता था लेखक की तरफ कि वो बहुत पहले देखा हो, यानी बहुत पहले से जान पहचान हो तिरिछ और लेखक का। और इनका पीछा करना शुरू कर देता था, इन पर काटने झपट्टा मारने शुरू कर देता था तिरिछ। और ये देख करके लेखक का फेफड़ा फूलने लगता था, सांस फूलने लगता था, पसीना आने लगता था, और ये सोचते थे कि आज नहीं बचेंगे। उनसे डरने का मुख्य कारण क्या था कि ये पहले ही इनको बता दिया गया था, सब गांव समाज में इस बात की हल्ला हो गई थी कि तिरिछ के काटने के बाद आदमी बहुत कम चांस रहता है कि बचे, उसके लिए कुछ टोटमा करना पड़ता है तभी बच सकता है। तिरिछ के काटने के बाद अगर तिरिछ थोड़ा सा दूर जाके पेशाब करके उस पेशाब में अगर लौट जाता है तिरिछ, तो समझो कि आदमी जिसको काटा है ना, जिस आदमी को तिरिछ काटा है उसका मरना निश्चित है। इनको बता दिया गया था, इस बात से और डरते हैं वो। क्या होता है, एक बार फिर से तिरिछ किसी व्यक्ति को काट ले तो होता क्या है कि अगर कुछ दूर पे जाके पेशाब कर देता है तिरिछ और उस पेशाब में लौट जाता है तो आदमी का मरना निश्चित हो जाता है। तो इसके लिए उपाय बताते हैं उदय प्रकाश यानी लेखक बताते हैं कि अगर तिरिछ आपको पीछा कर रहा है ना, तो आप सीधे मत भागिए, आप लंबी लंबी छलांग लगा के भागिए, या नहीं तो गोल मोल ऐसे ऐसे राइट दाएं बाएं करके भागिए,
ताकि उसका कनेक्शन आदमी के पैर के धूल वाली जो गंध है उसको पहचान ना पाए और उसका कनेक्शन टूट जाए और वो जहाँ का तहाँ विचलित हो जाए कि ये आदमी कहाँ भागा, वो सोचने पर मजबूर हो जाए और वहाँ से कनेक्शन कट जाए तो आदमी बच सकता है। और नहीं तो आप सीधे सीधे भागिएगा तो पूरा पृथ्वी का भी चक्कर लगाइएगा तो पीछा आपका छोड़ने वाला नहीं है। ये तिरछ ऐसा धारणा कवि ने बना लिया था मन में, वास्तविकता भी होगी उस टाइम की बात है। आगे क्या होता है, ये सारा चीज़ चलते रहता है और होता क्या है कि जब रात में सपने देखना शुरू करते हैं ना कवि लेखक, तो बहुत अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं, रोने का, चिल्लाने का, भागने का, हाँफने का आवाज़ निकालते हैं। और अचानक से जब इन पर अटैक करता है, तिरछ यहाँ है और कवि यहाँ खड़े हैं और अचानक से इन पर अटैक करता है, तभी इनका जोर से चीख निकल जाता है और जोर से चीख निकलने का मतलब इनका स्वप्न टूट जाता है, ये नींद से जग जाते हैं और इनके माँ वहाँ पे आकर के बोलते, क्या बेटा फिर से तुमने सपना देख लिया गलत कोई? तो ये बोलते कम थे, यानी इनको क्या बताए कि हम जंगल में गए थे, वहाँ पे नदी किनारा था, पहाड़ी था, ऐसा ऐसा कुछ था। तो ये जगने का कारण इनका आवाज़ था, आवाज़ इनको बचा लेता था, तेज आवाज़ में बोलते थे, सबको आके इनको जगा देता तो ये आवाज़ से बच जाते थे। इसका जिक्र आपके बुक में दिया हुआ है ये चीज़। तो ये सोच रहे हैं कि वही तिरछ होगा जो पिताजी को काटा है, ये तिरछ वही है जो पिताजी को काटा है। फिर क्या हुआ कि इनका गांव वाले लोग आके सब कोई देखने चले आए कि तिरछ काटा है, फलाना को तिरछ काटा, चलो थोड़ा देखते हैं। सब गांव में जमा हो गया, रात हो गया था, अंधेरी रात हो गया था। वहाँ पे वैद्य जी आए थे। अब वैद्य जी का काम कौन है भाई, यहाँ आ गए चुटुआ नाई झाड़ फूंक करने आ गए। सब कोई बुलाया, ये झाड़ फूंक का काम करते थे चुटुआ नाई। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन झाड़ फूंक का काम करता है, तो चुटुआ नाई। कौन कौन चीज़ से काम किया, तो ये अरंड के पत्ते लाए थे और कंडे की राख दोनों मिक्स करके उसकी झाड़ फूंक करना शुरू कर दिए। लेखक के पिताजी को, जिसको तिरछ ने काटा था, उसकी झाड़ फूंक स्टार्ट हो गई। 12-1 बजे तक झाड़ फूंक शुरू मतलब स्टार्ट हुई, उतना दिन तक समाप्त हुआ 1 बजे तक ले, और पूरे लोग वहाँ से हटे नहीं। लेखक मन ही मन उदास भी थे, थोड़ा खुश भी थे। खुश इसलिए क्योंकि पिताजी ने इनको मतलब जिनके लेखक के पिताजी को तिरछ ने काटा था, उस तिरछ को मार दिए थे। पेशाब में लौटने से पहले लेखक के पिताजी ने उस तिरछ को पीछा करके मार दिए थे। तो इस बात से खुश थे कि चलो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिरछ को मार दिया जाए पेशाब में लौटने से पहले तो आदमी पर विष का असर नहीं पड़ता है, आदमी बच जाता है। लेकिन इनके अंदर एक और भी भावना मतलब जागृत हो रही थी कि ये तो मार दिए हैं ठीक है, लेकिन सांप को भी अगर मार के चलाया जाए घर पे तो उसके आँख में लेंस होता है, फ़ोटो खींच लेता है आदमी का, और उसके साथी संगाती जो आते हैं उसके आँखों में देखते हैं तो मानते हैं कि ये आदमी मारा है, पहचान लेते हैं और उसके पूरे रिश्तेदार को बता देते हैं कि ये आदमी का फ़ोटो है और इसको मारा है, चलो इसका बदला लेते हैं। तो बदला लेने के लिए सब घर पे अटैक करते हैं। तो इस बात से डरे हुए थे कवि लेखक। तो क्या होता है कि इस बात से भी डरे हैं। एक बात और उनको विश्वास अंधविश्वास बता दिया गया था कि वो जो मरा है ना विषखापर या सांप, तो रात चांदनी रात में जब ओस की बूंदे उसके ऊपर पड़ेगी ना तो उसके लिए अमृत साबित होगी और हो सकता है कि वो जिंदा हो जाए, और जिंदा हो जाएगी तो होगा क्या कि फिर से पेशाब करके उसमें लौट जाएगा, और फिर पेशाब में लौट गया तो पिताजी का मरना निश्चित है। ये सारा सोच रहे हैं और दुख हो रहा है, खुश हो रहा है, बेचैन हैं। इनको ज़्यादा दुखी का ही मतलब कटना पड़ रहा है कि ये क्या हो गया, मारे तो उनको जलाया क्यों नहीं, जला देते तो उसका आँख उख सब कुछ ला जाता, सब मर जाता अच्छी तरह से। फिर क्या था कि अगले दिन ये लेखक के पिताजी को कचहरी जाना था, ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर बाद में कचहरी जाना था, इनको तारीख लड़ने जाना था, इनके मकान के लिए कुछ केस वगैरह था, इस संबंध में वो कचहरी जाना चाहते थे अगले दिन। मात्र 3 गो ही बस था गांव में, 3 गो बस था जो समय से चलता था, इसमें बहुत भीड़ भी होती थी, और 9 बजे कचहरी में इनको पहुंचना था, 10 बजे पहुंचना था कचहरी में। लेकिन ये
बस जो था मात्र 9:30 में एगो था, उसके बाद और भी होगा, बुक में इसका जिक्र नहीं किया है। तो ये सोचे कि हम बस से जाएंगे तो हमारा कचहरी मिस हो जाएगा, कचहरी नहीं पकड़ाएगा। तो उसी दिन उसी भोर में एक ट्रैक्टर जा रहा था जिस पे गांव वाले 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, जान पहचानी लोग बैठे हुए थे। तो जान पहचान के लोग लेखक के पिताजी को बोले कि चलना है कचहरी, तो ये बोले कि हाँ चलना है। तो उस पर बैठा लिए, उस पर बैठा के जैसे ही ट्रैक्टर पर जा रहे हैं, कचहरी रवाना हो रहे हैं, तो ये अपना बात छेड़ दे रहे हैं कि हमको तिरिछ ने, देखिए ना 1 बजे रात तक हम जगे थे, हमको तिरिछ ने काट लिया है, हमारे साथ झाड़ फूंक हुआ है, ऐसे वैसे बात हुआ है। फिर उसमें उस ट्रैक्टर में एक आदमी बैठा हुआ था, ये पंडित राम अवतार बैठे हुए थे उसमें, और एक और भी बैठे हुए थे, ये नंदलाल गांव के मास्टर साहब भी बैठे हुए थे इसी में। तो ये क्या किए, ज्योतिषी भी थे। पंडित राम अवतार जैसे ही सुने कि इनको तिरिछ काटा है, तो ये ज्योतिषी थे, वैद्य भी थे, अच्छे वैद्य का भी काम करते थे। तो ये बोलते हैं राम अवतार, पंडित राम अवतार की ऐसी बात है, तिरिछ ने तुमको काट लिया, तुमको मार भी दिया उसको, तो उसको जलाया क्यों नहीं? चांदनी रात में कहीं फिर से जिंदा होकर पेशाब करके लौट गया तो तुम तो मरेगा। तो बोला कि कोई उपाय बताइए आप ही। तो बोला लौट जाओ, अभी जहाँ से मार के आया है ना वहाँ पे जाके आग लगा दो, उसको जला दो। बोला कि अब तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, हम कैसे अब लौट के जाए, हमको तारीख भी ज़रूरी है, मेरा मकान कुर्की कर देगा जज अगर नहीं जाएंगे। 3 तारीख से मेरा किस्त छूट रहा है, मतलब कि हम नहीं जा पा रहे हैं, अदालत में अपनी हाजिरी नहीं करा रहे हैं, तो कहीं जज हम पे गुस्सा हो के हमारी घर को कुर्की ना करवा दें। इस डर से वो कहा कि नहीं वापस तो नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे कुछ इलाज बताइए जो करना है वो। तो पंडित राम अवतार क्या करते हैं कि धतूरे के बीज का काढ़ा बनाते हैं, ट्रैक्टर रुकवा के, और धतूरे के बीज का ये क्या करते हैं, काढ़ा बनवाते हैं। और काढ़ा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो उसको चाय में मिला के लेखक के पिताजी को उस ट्रैक्टर में पिलाया जाता है। फिर गाड़ी चलती है थोड़े दूर और जाके कहाँ रुकती है, 10 बजे के करीब में गाड़ी वहाँ पे चुगी नाका पार किया। 10 बजे चुगी नाका एक जगह है, यहाँ पे गाड़ी पार किया, ट्रैक्टर पार किया उनका। लगभग 1.5 घंटे के बाद में क्या हुआ कि उस बीज, जो धतूरे के बीज था ना, इसका असर लेखक के पिताजी के दिमाग पर चढ़ने लगा। आपको पता है होली में धतूरे के बीज भांग मिलाकर पीने से नशा आता है, उसी तरह का नशा इनके ऊपर चढ़ने लगा। और ये काहे किए थे ऐसा राम अवतार? ये बोलते हैं कि चरक कहता है, चरक का ज्ञान कहता है कि जहर को जहर ही काटता है, विष का इलाज विष से ही संभव है। अब बात सही है, साइंस वाले भी ऐसे प्रूव कर चुके हैं। जैसे कोरोना का वैक्सीन आया था, तो कोरोना को वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के जैसे ही एंटीटोड का निर्माण किया गया, फिर उसको बनाया गया, इसीलिए इतना टाइम लग गया था। सांप का कोई विष तैयार करना हो तो सांप के एंटीटोड से ही उसका विष तैयार होता है, और उसका वैक्सीनेशन तैयार होता है, जिसको हम लोग एंटी वेनम कहते हैं। सांप अगर कोई काटता है तो पहचान में आ जाता है कि कोबरा काटा है, तो कोबरा की एंटी वेनम ही उसको दिया जाता है। तो उसी तरह ये पंडित राम अवतार बोले कि विष का असर विष से ही कटेगा, तो ये धतूरे के बीज को पिला दिए, विष होता है धतूरे के बीच में, तो पिला दिए, और उसका 1.5 घंटे के बाद में असर शुरू हो गया। किसको? लेखक के पिताजी को। फिर क्या हुआ, मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहा पर 10:07 पर इनको उतार दिया गया। इनको पेशाब लगा जोर से, और कहे कि हमको यहीं पे उतार दो, हम यहीं से कचहरी चल जाएंगे। तो ट्रैक्टर वाले ने 10:07 में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कहाँ पे उतारा था, तो मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहा पर उतारा था। कै बजे उतारा था? 10:07 पर उतारा था। उसके बाद क्या हुआ, तब तक उतार दिया गया। तब लेखक इधर क्या कर रहे हैं, लेखक इधर बेचैन हैं। भले ही अकेले चला इधर कचहरी के तरफ, और यहाँ पे इतना तक इनके साथ बातचीत हुआ कि रास्ते में इलाज हुआ, धतूरे का बीज पिलाया गया, सर इनका भारी होने लगा, सर चकराने लगा इनका। 10:07 में जैसे ही उतारा तो गला सूखने लगा इनका, सर भारी होने लगा, सर चकराने लगा। फिर क्या हुआ कि इधर लेखक भी बेचैन थे। लेखक बेचैन इसलिए थे कि अब करें हम क्या। तो अपने दोस्त थानू को लेकर के जंगल के तरफ गए, बोतल में मिट्टी का तेल लेकर के।
काहे के लिए आपको पता है ना, काहे के लिए? उस तिरछ को जलाने के लिए। काहे जलानेगा वो? क्योंकि उसके आंखों को जलाना था, उसको पूरी तरह से नष्ट करना था, ताकि उसका सपने में, हाँ, चांदनी रात में जिंदा ना हो और पेशाब करके लौटे नहीं। तो ये थानू को लेकर के बेचारा जंगल की तरफ चल गया। फिर भी ये अनसुना था, अनजाना था। ये जो है लेखक साहब उदय प्रकाश जी, ये अनजान थे कि वो कहाँ होंगे, कहाँ मार के वो फेंके होंगे। फिर भी अपने स्वप्न में देखे हुए रास्ते के हिसाब से थानू के साथ वही रास्ता चल देते। जैसे जैसे सपने में देखे थे ना, वैसे ही रास्ता इनको मिलते गया। अरे हम तो देखे थे सपने में, उसी रास्ते से आगे बढ़ते गए और वो मिल भी गया। जो तिरछ है इसका लाश मिल भी गया उनको। और मिला तो क्या किए, जल्दी से कुछ पत्ता गोट करके उस पर रखे और उसको मिट्टी तेल डाल करके जला दिए। जलाने के बाद इनको थोड़ा सा राहत मिला कि चलो अब जान बची, अब हमारा सपने में आने वाला विष खापर भी मर गया, तिरछ भी मर गया और हमारे पिताजी भी को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। घर आते हैं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं होता। लेखक को बिंदास अब निश्चिंत होकर घर आ जाते हैं। अब देखो इनके साथ क्या क्या होता है, यानी लेखक के पिताजी राम स्वारथ प्रसाद के साथ क्या क्या होता है। बहुत अप्रिय घटना हो जाता है। देखो क्या होता है, 10:07 पर जैसे ही उतरते हैं ना, तो इनका सर बहुत भारी हो जाता है, चकराने लगता है, गला सूख जाता है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाता है। क्योंकि भूख लगने के कारण रात में कोई पानी नहीं पिलाया था। सांप काटता है तो पानी नहीं पिलाया जाता है, विष वाला कोई चीज़ करता है तो पानी नहीं पिलाया जाता है, खाना नहीं खिलाया जाता है। तो राते से बेचारा भूखे था, प्यासे था और ऊपर से वो जहर भी पिला दिया और वो धतूरे के बीच वाला। इसका हालत गंभीर होने लगा, उल्टी होने लगा, चलते चलते पैर डगमगाने लगा, पानी मांग रहा था, कहीं कोई सुन नहीं रहा था, भिखार समझ के इग्नोर कर दे रहा था। उसके बाद जैसे ही गिर जाते तो माथे में मुंह में धुलकन लग जाता था, आदमी बदसूरत हो गया, उसका उल्टी से वो गंध आने लगा। ये आदमी जाते हैं स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक में सोचे कि हमारे जान पहचान वाले जो आए होंगे उनसे थोड़ा सा मिल लेंगे तो हमारा हालत सुधर जाएगा। जैसे ही स्टेट बैंक देशबंधु मार्ग सर्किट हाउस के पास ये पहुँचते, स्टेट बैंक के अंदर जाते हैं, तो कैशियर डर जाता है इनको देख के कि कोई लुटेरा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है कि हमारा यहाँ से पैसा लूटने आया है। वो स्टाफ को बुलवाते हैं, चपरासी को बुलवाते हैं और चपरासी को बुलवा करके इनको बहुत मतलब मार पड़ता है। पीटते पीटते वो कोई थप्पा होता है, नेपाली थप्पा, वो चपरासी का काम, गार्ड का काम करता है, इनको बहुत पीटता है, पीट करके बाहर निकालता है। इनकी हालत गंभीर हो जाती है और ये और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ये अपना नाम बताते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये नाम बताते हैं कि मेरा नाम है ये रामस्वरस प्रसाद, पूर्व हेडमास्टर और विलेज के प्रधान हैं हम ही, ऐसा बोलते थे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। उसके बाद में ये पिटाते पिटाते मतलब कि ये होठ से, एक पान दुकान वाले था, वो देख रहा था कि इनका होठ पर से खून निकल रहा है, कपड़े फाड़ दिया गया है। उसके बाद जाते हैं इतवारी कॉलोनी में। इतवारी कॉलोनी में जाते हैं तो क्या होता है कि लड़के लोग इनको पत्थर मारने लगता है, और जब पत्थर मारने लगता है ना तो ये चिड़चिड़ा सा हो जाते हैं, इनका दिमाग भी कम काम करने लगता है, चिल्लाते हैं, आवाज़ नहीं निकलता है। इनको तो जहर का एक असर और है, एक बेइज्जती का असर और हो रहा है, क्योंकि बैंक वाले ने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। एक अच्छे खासे आदमी का अगर इज्जत पे कोई दाग होता है ना तो उसे मरे हुए के समान मानता है अपने आप को, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है ना रामस्वरथ प्रसाद, यानी इनके लेखक के पिताजी मान रहे हैं इनको। तो लेखक के पिताजी क्या कर रहे हैं कि स्टेट बैंक में घुसे, वहां से पीट के बुलाया, तो इतवारी कॉलोनी जाते हैं। इतवारी कॉलोनी में बच्चे पत्थर मारते, ये भी एक पत्थर उठा के एक बच्चे को मारते हैं तो उसके कंधे पे लग जाता है, उसका भी खून निकलने लगता है बच्चे का। ये देख के वहाँ के लोग और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सब झुंड में आकर इन पर पत्थर बरसाने लगता है। बेचारे का कपड़ा थोड़ा सा बचा था वो फट गया, नीचे केवल बचा वो जांघिया बचा इनका, और वो पहले डोरी वाला पैंट होता था, पहले जांघिया नहीं चलता था, तो डोरी वाले पैंट का डोरी टूट गया, नाड़ा टूट गया। नाड़ा टूटा तो ये बाएं हाथ से उस पैंट को संभाले हुए हैं और ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। देखिए क्या क्या इनके साथ घटा घटना।
उधर से इनके गांव से एक व्यक्ति जा रहा था, ये भीड़ में दबे थे और लहूलुहान थे। वो व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लोगों ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी जासूस आया है, पानी टंकी में जहर मिला रहा था। ये बात जैसे ही सुना उनके गांव वाले का कि हाँ ऐसा तो होता रहता, वो चल जाता है इग्नोर करके, वो पहचानता नहीं है। ये बेचारे किसी तरह मार खा के अंतिम सांस से लड़ रहे थे। जाते हैं एक गांव के बगल वाले, एक नाम था गणेशवा मोची, वो जूता बेचारा बना रहा था, जूता बनाते बनाते वो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। तभी उसके पास ये रामस्वरत प्रसाद लेखक के पिताजी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच के जूते के जो ढेर है ना उसमें दुबक के बैठ जाते हैं। कुछ थोड़े से देर के बाद में गणेशवा मोची इनको पहचान लेता है और आखिरी शब्द ये चिल्लाते रहते हैं इटवारी कॉलोनी में कि हमें मत मारो, हम हेडमास्टर हैं, हम गांव के प्रधान हैं, बकेली गांव के, सॉरी बकेली गांव हम लिखना छोड़ दिए थे, बकेली गांव के हम प्रधान हैं और यहाँ के हेडमास्टर भी रहे हैं पूर्व में, हमें मत मारो, हम अच्छे आदमी हैं, हमने क्या बिगाड़ा है। फिर भी लोग सुनने वाला नहीं थे। लोगों को तो आनंद चाहिए। शहर में ऐसा ही होता है, कोई मार खाता है ना तो और इंजॉय करके देखता है, मारो और मारो, ऐसे लोग करता है। इसीलिए आई हेट शहरी बिल्ली। ठीक है, शहरी बिल्ली का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। शहर के बिल्ला से डर नहीं लगता है, डर लगता है शहरी बिल्ली से। ठीक है, चलो देखो इतवारी कॉलोनी बकेली, ये देखो यहाँ पे मार खाए थे बहुत ज़्यादा बेचारे। तो हुआ क्या, सॉरी वीडियो में बोलना पड़ा, ये कट जाएगा। उसके बाद में बकेली जो है, बकेली इनका मतलब घर पड़ता था ओरिजिनल। उसके बाद में क्या होता है कि गणेशवा मोची इनसे मिल जाता है, इनको जान पहचान कर लेता है कि अरे आप हैं, कैसे हुआ ये सब। उतने बताने लायक वो नहीं बचे थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, वो दम तोड़ दिए। गणेशवा मोची के दुकान पर ये बेचारे आखिरी सांस ले लिए, मर गए, रियल में मर गए, वो रियल में मर गए। उसके बाद में इनके घर पे खबर जाता है। उससे पहले ये राम अवतार से पूछताछ जारी रहता है लेखक के द्वारा। लेखक राम अवतार ये ज्योतिषी से पूछते हैं कि मेरे पिताजी आप ही के साथ गए थे, कहाँ रह गए। तो ये बताते हैं ये समाचार कि इनके साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। तब तक खबर भी पहुंच जाता है लेखक के पास कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा अनुमान ही बताया जा रहा है, इनके साथ और भी बहुत गलत व्यवहार हुआ जो नहीं बताया जा रहा है, केवल अनुमान बताया जा रहा है कि आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो अब रियल बात हम आपको बताते हैं कि उस दिन से लेखक को तिरिच का सपना नहीं आता है। उस दिन से तिरिच से कभी को डर नहीं लगता है। डर लगता है शहर के लोगों से, शहरी लोगों से, शहरी व्यवहार से, शहरी तुलना से, गांव के पूंजीपति वर्ग के लोगों से और शहर के बिजनेस व्यापार वाले लोगों से कभी को डर लगता है। समाज में हो रहे उच्च नीच के विचारों के नाम पर जो तिरिच जन्म लेता है उससे डर लगता है कवि को। कवि ये कहते हैं कि तिरिच वो जीव नहीं, ओरिजिनल तिरिच है, तिरिच यहाँ के लोग हैं, शहर के लोग हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कवि, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम करवाया गया ना, लेखक के पिताजी का पोस्टमार्टम करवाया गया। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर का वो लिस्ट आया, संदेश आया कि इनकी मृत्यु उनके हड्डी टूटने के वजह से, चोट आने की वजह से, अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से, खून निकलने की वजह से ये हुआ है। विष से कुछ नहीं हुआ है इनकी मृत्यु। तो ये समझते हैं कि रियल जो तिरिच है वो कौन है, शहर के लोग हैं। शहर की व्यवस्था है जो एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते हैं, देहाती लोग को देखना नहीं चाहते हैं। एक अनजान व्यक्ति आता है तो उसकी कदर नहीं होता, उसकी पहचान नहीं पूछी जाती है, उसको निगेटिव तरह से देखा जाता है। हमारे समाज में भी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो धनी मनी लोग होते हैं, वो गरीब को देखना नहीं चाहते हैं, गरीब की मदद नहीं करते हैं, तो एक प्रकार का तिरिच ही हैं। अगर वो मर भी जाते हैं ना उनके खानदान में, तो एक नया तिरिच जन्म ले लेता है। तो इसी तरह से लेखक ने लास्ट में ये संदेश दिया है, एक कटाक्ष किया है शहरी लोगों पे, शहरी वातावरण पे, शहरी वेशभूषा पर एक कटाक्ष किया हुआ है। एक कमेंट किया, कथन दिया है
कि भाई शहरी वाले लोग यहाँ के लोगों से बहुत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और रियल तिरिच नाम दें तो हम वही लोग हैं। अब सपने में हमको तिरिच ओरिच नहीं आता है और सपने में अब हमारी जो व्यवहारिकता है हमारे शहर और देहात की या बड़े बड़े इलाकों की पूंजीपति वर्ग का, धनी मनी लोगों के प्रति गरीब का, ये सारा चीज़ अब सपने में हमको नहीं आएगा और हम लाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन डर ज़रूर लगता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कुरीतियाँ भी हैं। हमारे पिताजी को इतनी असह्य अप्रिय घटना के द्वारा मार दिया जाता है, हम कभी नहीं